नमस्कार, हमारी खास पेशकश मेरी जंग में आपका स्वागत है। कभी अपनी अस्मिता को लेकर, तो कभी समाज में समानता को लेकर, तो कभी अपनी अपेक्षाओं शिक्षित समाज का हिस्सा रही हूं और बेहतर समाज निर्माण बनाने में, सपने को पूरा करने में नक्सली संगठनों में जा पहुंची। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं समता मूलक और वर्ग विहीन समाज के सिद्धांतों का ढोल पीटने वाले नक्सली संगठन में महिलाओं की स्थिति की। नक्सली महिलाएं न सिर्फ शोषण का शिकार होती हैं, बल्कि उन्हें जातिगत अपमान का भी दंश झेलना पड़ता है। स्थिति यह है कि नक्सली संगठन के अधिकांश शीर्ष पदों पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊंची जाति वर्ग के लोग काबिज हैं। इन पर निचले कैडर से भेदभाव बरतने के आरोप लगते रहते हैं। आज इस गंभीर मुद्दे पर हमारी पूरी चर्चा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नक्सली संगठनों के चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में हजारों मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह हुई हैं। पुलिस की फाइलों में ऐसी कई कहानियां दर्ज हैं जो बताती हैं कि संगठन के भीतर जो लड़कियां हैं वो किस तरह भयंकर शोषण और जुल्म का शिकार होती हैं। पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के बयान में भी ऐसी दास्तानें बार बार उजागर हुई हैं। नक्सली संगठन को छोड़ चुकी सुनीता बताती हैं कि दल में अधिकांश महिलाएं दोहरी जिंदगी जीने को विवश हैं। संगठन में तेलुगु भाषी लोगों को ज्यादा महत्व मिलता है। आदिवासी और अन्य महिलाओं और लड़कियों से दोयम दर्जे का व्यवहार भी किया जाता है। महिलाओं को संगठन में ऊंचे पदों का सब्ज बाग दिखाकर नक्सली घरों से उठाकर ले जाते हैं, लेकिन संगठन में जाने के बाद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की ताड़ना झेलनी होती है। सर, आंध्रा के बड़े बड़े नेता लोगों का बच्चे लोग बाहर पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के, बस्तर के जो भी नेता लोग भी छोटे मोटे नेता बने हैं, उनका तो बच्चे एक भी नहीं है। इन लोग बच्चे के बात आता है तो इन लोग बोलते हैं कि आप लोग बच्चा पैदा करके कहाँ रखोगे, घर ना दुआर, कौन फैमिली देखेगा, जनता कैसे सेवा करेगा, ये सब बोल के मना कर देते हैं। एक नियम इन लोगों का है, आंध्रा वाले सुविधा में रहते हैं, बस्तर के लोग गुलामी जैसे रहते हैं। सब जानते हैं, बस्तर के जितने भी भर्ती हो गए, मजबूरी में काम कर रहे हैं, सब जानते हैं हम लोग किस तरह जी रहे हैं, किस तरह हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों का जिंदगी कैसे हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। सर, शादी से पहले या तो नसबंदी करा के शादी कराते हैं, या तो फिर शादी करने के बाद भी अलग अलग करके रखते हैं और फिर 2-3 महीना के बाद नसबंदी के लिए भेज देते हैं, उसके बाद ही मिलने देते हैं। सर, धोखा में ऐसी लड़की लड़का को मन पसंद से प्यार हो जाता है तो ऐसे मिल भी जाते हैं। अगर अचानक रुक भी गई, उसको गोली खिला देंगे या तो फिर लड़की को घर कहीं जनता के पास रख देंगे और बच्चे के साथ वही रहना बोल के, और आदमी को अपने साथ रखेंगे, अलग कर देंगे, ऐसे टाइप का रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। कई बारी जो हमारे पास नक्सल संगठन छोड़ के दंपत्ति आते हैं, पुरुष आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनको बताते हैं कि जबरन नक्सलियों के द्वारा उनकी नसबंदी कराई गई है और फिर पुलिस के द्वारा जिला प्रशासन से मदद लेके, हेल्थ विभाग से मदद लेके उनकी नसबंदी हम खुलवाते भी हैं। और ये कितनी अमानवीय बात है कि किसी महिला को आप मातृत्व के सुख से वंचित रखें, किसी दंपत्ति को संतान के सुख से वंचित रखें, और इस तरह ना केवल संतान के सुख परंतु मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित करने का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। और स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सड़क का, कम्युनिकेशन का, सुरक्षा का को प्रदाय करने के लिए जो काम है, उसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हम सभी प्रतिबद्ध हैं। और ये एक दोहरी नीति नक्सलियों के द्वारा, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, पालन। नक्सल मामलों के जानकार बताते हैं कि नक्सली संगठन की सेंट्रल, स्टेट और जोनल कमेटी के आधे से अधिक नक्सली नेताओं ने शादी कर अपना परिवार भी बसाया है। इसमें नक्सली संगठन का पूर्व राष्ट्रीय सचिव गणपति भी शामिल रहा है। उसकी पत्नी भी नक्सली संगठन में सक्रिय रही है और एक बेटा है, जिसके फिलीपींस में होने की जानकारी मिली है। इसी तरह कोविड महामारी के दौरान मारे गए आर के
उर्फ रामकृष्ण की पत्नी और पुत्र मुन्ना अभी भी सक्रिय है। एक अन्य सीसी मेंबर रमन्ना, जिसकी 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, उसकी पत्नी सावित्री और पुत्र रंजित 1 वर्ष पहले आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसी तरह गुड़सा उसेंड उर्फ रामचंद्र रेड्डी, एमएमसी जोन इंचार्ज सुरेंद्र शीर्ष नेताओं में शामिल रहे हैं। किशन की मौत के बाद भी उनकी पत्नी सुजाता आज भी संगठन में सक्रिय है। 2013 में नक्सली संगठन से भागकर मुख्यधारा में शामिल होने वाले संजय पोटाम बताते हैं कि महिला कैडर को बीमारी में इलाज तक नसीब नहीं होता। तेलुगु और हायर कैडर के नक्सली बड़े शहरों में इलाज करवाते हैं। पूरा खर्च संगठन ही वहन करता है। वर्ष 2016 में दरभा एरिया कमेटी में सक्रिय युवा नक्सली कुडियामी लक्ष्मण का एक महिला नक्सली कोसी से जब प्रेम हुआ तो दोनों ने ही संगठन से शादी के लिए अनुमति मांगी, लेकिन उसे संगठन ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद दोनों संगठन से भागकर पुलिस के पास पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में पुलिस और कुछ समाज सेवियों ने दोनों की शादी करवा दी। ये दंपत्ति पुलिस में ही नौकरी कर रहे हैं। मेरा नाम है जो नक्सल संगठन में गोपी मोरियम, जो हमारे जो मम्मी पापा लोग रखा वाला नाम है मंगल मोरियम। मैं जो नक्सल संगठन में 2002 में ज्वाइनिंग किया था, फिर वहाँ से मैं 2020 में आके मुख्यधारा में जोड़ चुका हूँ। वहाँ के जो नक्सल संगठन की स्थिति में देखे तो मतलब जंगल में ही रहना पड़ेगा, खाना पीना रहना सोना सब कुछ जंगल में रह के करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ के स्थिति बोले तो मतलब गांव वाले देंगे तो उसी खाना खा के रहना पड़ेगा। कभी समय पे खाना मिलता है, कभी समय पे नहीं मिलता है। फोर्स अंदर ऑपरेशन के लिए चली जाती तो 1-2 दिन भूखे पेट भी रहना पड़ता है, लेकिन सही नींद भी नहीं सो पाते हैं। मतलब हमेशा नहाने के लिए भी समय नहीं मिलता है। मतलब सब परेशानी को देखते हुए वहाँ रहकर काम करना पड़ता है। तेलंगाना के जो कैडर है, मतलब वो नक्सल संगठन पहले तेलंगाना से अपने बस्तर क्षेत्र में आया हुआ है। तब से उन लोग पहले भर्ती हुए हैं। बड़े बड़े नेता लोग जो तेलंगाना से हैं, क्योंकि उन लोग सीनियरिटी में वहीं के लोग हैं। बस्तर वाले मतलब तो 1990 से इधर भर्ती हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अशिक्षित लोग भर्ती हुए हैं। मतलब निचले लेवल एचजेडसी डीवीसी एरिया कमेटी से नीचे लेवल में लोग हैं। उन लोग एचजेडसी से मतलब केंद्र कमेटी लेवल में उन्हीं लोग रह के चला रहे हैं। मतलब उसमें कुछ लोगों के बीच में पहले कुछ विवाद चलता था। बस्तर वाले कुछ नहीं जानते, हमारे जैसे पढ़े लिखे तो नहीं है करके कुछ ऐसा मतभेद चलता था। लेकिन कुछ कैडर अच्छे व्यवहार करते थे वहाँ रहते समय। मतलब नीचे लेवल में रह के सब अपने बस्तर के लोग काम कर रहे हैं। जो नक्सल संगठन में रहते हुए मतलब जबरदस्ती कुछ घटना हो चुका है। मतलब कुछ लोग मतलब ज्यादा से ज्यादातर दोनों के प्रेम से ऐसा कुछ हुआ है। मतलब जो अंदर के नक्सल नेताओं के जो लड़के लोग विदेश में जो पढ़ रहे हैं, लगातार भेदभाव और विभिन्न तरह की प्रताड़ना का शिकार होती महिला नक्सलियों की स्थिति बयान करने वाली कई बार चिट्ठी भी सामने आई है। महिला नक्सलियों ने बताया कि पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जाता। एक ही वर्दी में उन्हें कई दिन गुजारने पड़ते हैं। बंदूकों के अलावा वजनी सामान भी महिला नक्सलियों के सिर पर रख दिया जाता है। इसका विरोध बीच बीच में महिलाएं कैडर करती हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। वो गान गाते थे, उसको देख के पूरे लोग गाना को ही ज्यादा पसंद करके उधर जाते हैं। अभी भी पहले गाना नाचे गाना देख के मैं गई थी नक्सली में। कई बार दिखावे के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती। पार्टी के अंदर लैंगिक समानता और विशेष अधिकार देने की वकालत करने पर भी महिलाओं को परेशान किया जाता है।
नक्सलियों के बड़े पद पर महिलाओं को चयनित भी नहीं किया जाता। महिला अधिकारों को लेकर जो संगठन के अंदर आवाज बुलंद करती है, उन्हें अपमानित किया जाता है। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम संगठन की शीर्ष नेतृत्व के असली चेहरा है जन विरोधी एवं विकास विरोधी और खासतौर पर जो महिला विरोधी भी है, क्योंकि नक्सल संगठन में रहते हुए महिला नक्सल कैडर्स का एक सामान्य जीवन जीने के लिए अधिकार वंचित रह जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का शादी विवाह के लिए अनुमति देने में जो माओवादी नेतृत्व द्वारा काफ़ी परेशानी की जाती है और शादी करने के पश्चात भी उन्हें बच्चे पैदा करना या अन्य एक सामान्य जो जीवन जीने का अधिकार से उनका दूर की जाती है। इन सब बात को देखते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी महिला कैडर द्वारा शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर प्रशासन, पुलिस एवं सुरक्षा बल के समक्ष सरेंडर करते हैं। उनके सरेंडर के पश्चात आर्थिक सहायता से लेकर अन्य प्रकार का जैसा जो भी उनके लिए मदद हो सकता है शासन, प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती है। जैसे उनका शादी ब्याह के लिए भी जो व्यवस्था हो सकता है, उसके साथ साथ उनके लिए आवास के लिए और एक जो जीवन जीने के लिए उनके लिए एक आर्थिक सहायता से लेकर जो नौकरी, रोजगार, इन सब तमाम सुविधा उपलब्ध की जाए ताकि एक सम्मानजनक जीवन जो आत्मसमर्पण के पश्चात जी सकता है और साथ साथ जो समाज के मुख्य धारा में भी शामिल होकर अपने दिनचर्या को ठीक से ये कर सकता है। इस टाइप का हमारी कोशिश रहती है। दंतेवाड़ा जिला में ड्रोन वर्क अभियान और अन्य जिला में भी इस प्रकार के जो विशेष अभियान के माध्यम से लगातार हम इस दिशा में प्रयास रहते हैं। उसके काफी सकारात्मक परिणाम मैदान में देखने के लिए मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास आने वाला समय में अन्य और जो महिला नक्सल कैडर जो अभी भी संगठन में है वो भी हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन आत्मसमर्पण करे ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर क्षेत्र में जनता के मनसानुरूप विकास कार्य में भी शामिल हो सकता है। न प्यार, न शादी, न ही बच्चे। जी हाँ, यही है नक्सली संगठनों की असल सच्चाई। दुनिया भर में बराबरी का ढोंग करने वाली नक्सली महिलाओं के हक में यदि हम बात करें तो उनके हक के बारे में कभी कोई नहीं सोचता। महिला कैडर की भर्ती के बाद उनसे हर मोर्चे पर आगे खड़े किए जाने की बात की जाती है और आगे खड़ा भी किया जाता है। उनसे सभी काम लिए जाते हैं। लेकिन यदि किसी महिला को किसी साथी से प्रेम हो जाए या उन्हें अपना घर बसाना हो तो उन्हें मारने की धमकी दी जाती है। संगठन में सब कुछ जायज है, लेकिन नफरत से भरे संगठन में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। अगर गलती से किसी ने शादी भी कर ली तो उन्हें बच्चे को जन्म देने का अधिकार नहीं, इस पर सख्त मनाही है। और ये 8 दिसंबर तारीख में मैं वहाँ नक्सली संगठन छोड़ के आया था सर जी, क्योंकि वहाँ रहने के लिए बहुत 3-4 बार गोली लग गया था। उसमें समय घूमने के लिए बहुत मुश्किल हुआ और रात भर दिन भर घूमने के लिए। और हम लोग मैं चिट्ठी लिखे उसके हमारा मैसेज को हम लोग को 1 महीना उसी महीना सितंबर महीने में शादी हुआ था। उसके बाद मैं चिट्ठी लिखे उसको यहाँ रहने से थोड़ा मुश्किल है, नक्सली संगठन में तो जीने के लिए मुश्किल है, कैसे भी सरेंडर करके जिएंगे बोल के मैं चिट्ठी लिख के भेज दिया था। किस तरह का मुश्किल होता है वहाँ? क्योंकि वहाँ पे हर दिन रहना और क्या इधर चारों तरफ में दबाव भी होता है, क्योंकि फोर्स आना जाना करता है। अपना फोर्स वहाँ रहने के लिए रात भर सोने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है कि यहाँ रहने के दिक्कत हुआ है, कैसे भी जाऊँगा बोल के मैं सरेंडर करने के लिए आया था। शादी होने के बाद उन लोग कुछ नहीं बोले। हमारा शादी नसबंदी पहले की 1 महीने पहले, उसके बाद अलग अलग हम लोग रखे थे। हाँ, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोले। उन लोग है बच्चा पैदा करने के लिए सोचे, लेकिन यहाँ बच्चा यहाँ पैदा करोगे लेकिन कहाँ रखोगे? गांव में रखने से भी तो पुलिस लोग आके मार देते हैं या नहीं, मतलब अब कैसे भी नसबंदी करवाना है रखने से। अब आप लोगों को यहाँ एक ही जगह में नहीं रहते थे, इधर उधर घूमते थे, उस हिसाब से उन लोग बोले। नक्सल संगठन में महिलाओं की स्थिति इससे भी समझी जा सकती है कि माओवादियों को प्रेम और संतान पैदा करने की इजाजत तक नहीं होती। इसके कारण झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश में भी कई स्तरों पर माओवादी अलग थलग होते जा रहे हैं। कई महिला कैडरों ने इन्हीं कारणों से अपनी अलग दुनिया बसा ली है।
संगठन में भी पुरुष सत्तात्मक आचरण का बोलबाला है। जब महिला कामरेड संतरी ड्यूटी में रहती हैं, उस समय वहां पर अलग अलग बहाने से जाने चलते फिरते बैठ बच्चे लोग नहीं चाहते सर। ऐसा क्या है? नहीं सर, यहाँ का जो किसी को भी है सर, यहाँ बच्चे नहीं रखने देते हैं। हमारा जो दूसरा जगह में पढ़ाने के लिए भी नहीं सोचते सर। उन लोग जो उनका जो मेन लीडर लोग हैं, उनको घर में बाल बच्चे हैं सबके उनके पास, उनको पैसा देते हैं, उनको घर वालों को भी चाय देते हैं। लेकिन यहाँ बस्तर में ऐसा नहीं करते हैं सर। क्या नहीं, महिला लोगों को तो ऐसा नहीं होता है सर। महिला लोगों को ऐसा संबंध शोषण तो पार्टी में ऐसा नहीं है सर। जो अगर दोनों मर्जी रहेगा, वही उन्हीं लोग ऐसा संबंध रख के अगर बगने का लोग दोनों को विचार रहेगा तो ऐसा भग जाते हैं। लेकिन अगर पार्टी में अगर महिला लोग को अगर शोषण करते ना सर, महिला लोग वहाँ नहीं जाते हैं। महिला लोग को ऐसा शोषण नहीं है सर, महिला लोग को ठीक ही देखते हैं। लेकिन बस्तर में जो यहाँ का कैडर लोग, उन लोग आंध्रा वाले लोग बहुत मतलब इनको कुछ नहीं आता है। जो करवाने से वो करेंगे, ऐसा टाइप सोचते हैं सर। यहाँ पे तो कुछ घायल होने से भी सर, अच्छा बीमार होने से भी सर, यहाँ के लोगों को उतना मतलब नहीं करते हैं। बड़े लोग उन लोग कहीं भी किसी भी तरीका से करके उन लोग कहीं अच्छा अस्पताल में जाके बाहर जाके इलाज करके आते हैं सर। यहाँ पे उतना ही इलाज बस्तर वालों को यहाँ का कैडर लोग उतना सुविधा नहीं देते हैं सर। नक्सली संगठन में पुरुष सदस्य अपनी महिला साथियों के साथ यौन अत्याचार करते हैं। इसके लिए महिला सदस्यों पर पहले दबाव बनाया जाता है, फिर लगातार यौन शोषण करके संगठन के अंदर ही शादी करा दी जाती है। संगठन के अंदर महिलाएं मानसिक और शारीरिक शोषण का लगातार शिकार होती रही हैं। यौन शोषण का शिकार हुई अविवाहिता नक्सली महिला ने लखीसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष गर्भपात कराने की गुहार लगाई थी। दरअसल महिला नक्सलियों के चंगुल से भागकर वो आई थी। महिला नाबालिग नक्सली के यौन अत्याचार का शिकार हुई थी और जेल के अंदर गर्भवती हुई। घर में माँ बाप के आंगन में आकाश में उड़ने का सपना देखने वाली महिला नक्सली पूरी जिंदगी खुद को कोसने पर अब मजबूर है। नक्सली संगठन को मजबूत बनाने के लिए साधारण सदस्य आए दिन पुलिस की गोलियों की बौछार झेलते हैं, जंगलों पहाड़ों की खाक छानते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ओहदेदार नक्सली सूरा सुंदरी का लुत्फ उठाते हुए ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ओहदेदार नक्सली विभिन्न गांवों में रहकर गरीब परिवार की किशोरियों को चिन्हित कर उन्हें सब्ज बाग दिखाकर नक्सली संगठन में शामिल कराते हैं। नक्सली संगठन में शामिल होने से इनकार करने वाली किशोरियों को रात के अंधेरे में जबरन घर से भी उठा लिया जाता है। इसके बाद ओहदेदार नक्सलियों द्वारा इनका यौन शोषण किया जाता है। झारखंड में बोकारो जिले के चत्रोचट्टी थाना क्षेत्र के खर्चा बिरडा तकरीबन 2 दशक पहले इसी के आसपास कई गांवों में नक्सलियों की धमक थी। उन्होंने इस गांव में गरीब आदिवासी परिवार को डरा धमका कर उनकी 12 साल की बच्ची रीला उर्फ माला को अपने संगठन के काम के लिए मांग लिया। माता पिता की मौत हो गई, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं आई। इसके बाद 2022 में पुलिस मुठभेड़ में उसके मौत की खबर मिली। इसी तरह दर्जनों कहानियां दर्ज हैं। मैं तो संगठन में रहते समय हमेशा परेशानी में रहता था, हमेशा बीमार भी पड़ता था। मैं कई बार बोल भी चुका हूँ मेरे को बीमारी है, थोड़ा अस्पताल जाके थोड़ा दिखा के आने से ठीक है।
लेकिन भेजे नहीं, यहीं का दवाई खा के यहीं पे ठीक हो जाना है बोल के ऐसा बोलते थे। यही मतलब कुछ ऐसा बहुत चलता है, मतलब उसको थोड़ा अच्छा ठीक करेंगे बोल के नहीं सोचते हैं। मैं उस समय मेरा उम्र लगभग 15-16 साल के उम्र में मैं जो नक्सल संगठन में शामिल हुआ था, मतलब उनके आकर्षित हुआ कि उनके नाच पार्टी आती थी, गांव में नाच गाना करता था, उसको देख के मैं उनका प्रभावित हो कि मैं उस संगठन में ज्वाइन किया। लेकिन इनका भी कहीं देश होगा, इसलिए इतना बड़े शासन के जो लड़ रहे हैं बोल के मैं इस खुशी से गया था। फिर वहाँ का स्थिति को देखा, फिर वहाँ रहते हुए काम करते समय खुद के ऊपर बेफालतू मतलब बदनाम करना है, ये आदमी ऐसा रहता है करके एक दूसरे के ऊपर से हमेशा बने रहता है। मतलब अभी मतलब लड़ाई तो मैं भी पढ़ा हूँ, मतलब 19 साल लगभग काम किया हूँ, पूरी इतिहास तो मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन ये लड़ाई जीतने के लायक नहीं है। कुछ आदिवासी इलाकों में इन लोग उन्हीं को भर्ती कर रहे हैं, उन्हीं से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा में नहीं हो पाएगा। खुद के जनता के नाम से लड़ रहे हैं, फिर उसी जनता को मुखबिर कहकर उनको मारा जा रहे हैं, बहुत लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन इसके लिए कोई मानवाधिकार संगठन वाले भी क्यों मारे हो, वो निर्दोष था करके कोई आवाज उठाने वाले नहीं रहते हैं। लगभग मान के चलो मैं संगठन छोड़ के आया, संगठन छोड़ के मुख्यधारा में जोड़ने से यहाँ के जो बस्तर की जनता शांति से जी गई। मतलब वहाँ मैं रह के काम करता था, लेकिन मेरे को मतलब 1 महीने के पीछे कम से कम 1500 रुपया ही देते थे, क्योंकि वहाँ से यहाँ आ गया तो मैं अच्छा जी रहा हूँ। वहाँ बहुत पतला था, हमेशा बीमारी के चलते परेशानी में मैं घूमता था। जनता का काम है, संगठन का काम है। वर्ष 2020 के मार्च महीने में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने चाईबासा जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराया था। उसने बताया था कि 2017 में माओवादियों ने गांव से उसका अपहरण कर लिया था। उस समय उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष रही होगी। पुलिस को दिए गए बयान में उसने बताया था कि एरिया कमांडर सहित संगठन के तथाकथित ओहदेदारों ने बारी बारी से उसका यौन शोषण किया। वो जब भी विरोध करती उसके साथ मारपीट की जाती, बात न मानने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। जून 2019 में दुमका जिले पुलिस के सामने AK-47 के साथ सरेंडर करने वाली महिला नक्सली PC डी उर्फ प्रिशीला देवी ने सबके सामने बताया था कि नक्सली संगठन में महिलाओं और बच्चियों को हर रोज अत्याचार झेलना पड़ता है। उसे संगठन के भीतर सब जोनल कमांडर का ओहदा हासिल था, लेकिन इसके बावजूद उसे शोषण का शिकार होना पड़ा। पुलिस के सामने हथियार डालते हुए उसने कहा था कि उसे खुशी है कि वो शोषण और अत्याचार की उस जिंदगी से बाहर निकल आई है, लेकिन संगठन में कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके लिए उस घेरेबंदी से निकलना आसान नहीं है। 2009 में उसे हथियारबंद दस्ता में शामिल कर लिया गया था। नाम फूलमणि उर्फ उषा संथाली। वो कहती थी कि नक्सली संगठन में लड़कियों के लिए जिंदगी बेहद मुश्किल है। सरिता सोरेन उर्फ ममता संथाली हजारीबाग के ढुकरूट कोला हरली गांव की रहने वाली हैं। इसे मात्र 13 साल की उम्र में संगठन में शामिल कर लिया गया। वहाँ हथियार ढोते और नक्सली कमांडरों का हुक्म बजाते परेशान हो गई थी। वो वहाँ से निकलकर वह सुकून महसूस कर रही है। आए दिन महिला नक्सलियों की मुठभेड़ में मारे जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही बालाघाट मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की 2 इनामी महिला नक्सली मारी गई। ये पूरी रिपोर्ट तैयार करने और आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद है। कोई भी महिला जिसे आजादी की तलाश है वो नक्सली संगठनों में पहुंचती है। ऐसे लोगों को जाने से रोकिए। वहां किस तरह से महिलाएं पुरुषवाद और जातिवाद का दंश झेलती हैं, इस रिपोर्ट से समझिए और कोशिश कीजिए कि अब कोई महिला नक्सली ना बने।